और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल जमकर बवाल मचा। एक मस्जिद गिराने की मांग को लेकर निकाली गई जनाक्रोश रैली में पथराव के बाद लाठीचार्ज हुआ, जिससे जुड़ी अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। आज उत्तरकाशी में बाजार बंद है। व्यापार संघ ने बाजार बंद का ऐलान किया। कल हुए पथराव और लाठीचार्ज का विरोध किया गया है। और इस बीच खबर यह है कि 27 प्रदर्शनकारी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। डीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की इस बीच अपील की है। आपको यह भी बता दें, हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, जिसे गिराने की मांग को लेकर गुरुवार को हिंदू संगठनों ने जनाक्रोश रैली निकाली। भटवाड़ी रोड पर पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की, जिसे प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया। इस दौरान पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हो गई, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी और इसके बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। जब लाठीचार्ज हुआ उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बोतलें फेंक रहे, ये हुआ लाठीचार्ज। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आइए सीधे हम आपको उत्तरकाशी लिए चलते हैं। नितिन चौहान हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। नितिन, अब क्या हालात है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए अखिलेश, अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से जो हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं उनका जन आक्रोश उत्तरकाशी मुख्यालय में देखा, जिसमें जो प्रशासन की तरफ से जो परमिशन है वो 11 से 12 बजे के बीच दी गई थी। जिस तरीके से प्रशासन बता रहा है कि 1 घंटे की अनुमति दी गई थी और इसमें जो रोड है वो रूट बकायदा उनको बता दिए गए थे कि रूट किस रूट से जो जन आक्रोश जो रैली है वो जाएगी। लेकिन इस रूट से हट के जब गए तो ये पुलिस प्रशासन की अगर माने तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब रोड उन्होंने अपना चेंज किया तो बैरिकेडिंग लगाना पड़ा और बैरिकेडिंग लगाने के बाद जब एक बड़ा जमावड़ा वहां पे देखा गया और स्थिति जब असामान्य जब होने लगी तो पुलिस को अपना पुलिस बल भी उसमें प्रयोग करना पड़ा, यानी कि लाठी चार्ज जो प्रदर्शनकारी है उन पे हुए हैं। अभी ताजा हालातों की अगर हम बात करें कि कल जिस तरीके से देर शाम तक ये बातें आ रही थी कि 27 लोग जो है घायल हैं, जिसमें करीब 20 प्रदर्शनकारी हैं और 7 पुलिसकर्मी उसमें सम्मिलित हैं। इसमें एक व्यक्ति को जो है हायर सेंटर देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसके पैर पर चोटें भी लगी है। आज की अगर बात करें अखिलेश, तो उत्तरकाशी जिले में तमाम जो नगर निकाय है, जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है वो पूरी तरीके से बंद है। हालांकि यातायात अब रोजाने की तरह आज भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ प्रतिष्ठान बंद होने के साथ साथ पुलिस बल जिला मुख्यालय में तो तैनात है ही, अतिरिक्त फोर्स अन्य जिलों से भी मंगाई गई है। इसके साथ साथ बड़कोट में भी जो पुलिस के जो जवान हैं अलग अलग तरीके से और अलग अलग 2-2, 3-3 टुकड़ियों में अलग अलग उनको तैनात किया गया है। मुख्य चौराहे की अगर बात करें तो एक बड़ी तादाद में जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो पुलिस की जो अपनी गोपनीय जो पुलिस है उनकी भी कहीं ना कहीं अपनी नजर बनाए हुए हैं कि उत्तरकाशी के जो तरह जो माहौल है वो बड़कोट में ना बिगड़े, यानी अशांति आगे ना फैले। अखिलेश, इस तरीके के हालात वैसे क्यों हो गए नितिन? वहां पर अगर आपने कुछ लोगों से भी बातचीत की होगी, मतलब अनियंत्रित स्थिति क्यों हो गई थी जो बवाल इतना ज्यादा हुआ? देखिए अखिलेश, हमें थोड़ा इसमें 1 से 2 दिन पुरानी बातों पे जाना पड़ेगा। इसमें दरअसल एक आरटीआई लगाई गई थी उत्तरकाशी प्रशासन पर कि जो उत्तरकाशी में जो मस्जिद है वो मस्जिद वैध है या अवैध है, या जो यहाँ पे जो जिस जमीन पर जो मस्जिद बनी है वो अवैध है या वैध है। इसमें प्रशासन की तरफ से जो आरटीआई में जो रिपोर्ट दी गई है उसमें नामित लोगों के नाम जो ये जिस स्थान पर मस्जिद बनी है वो नामित लोगों पे, यानी कि नाम की ये जमीन है। लेकिन जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं या फिर जो हिंदू जागृति से जुड़े जो लोग हैं, जागृति मंच से जो जुड़े लोग हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन ने हमें आरटीआई के जरिए केवल ये जानकारी दी है कि मस्जिद किस जगह पे बनी है और जो जगह है जगह किस नाम पे नामित है, यानी कि इनका जो मालिक है आखिर वो कौन है। तो ये चीजें तो दी गई है, लेकिन मस्जिद वैध है अवैध है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि साफ तौर से जो हिंदू संगठन से जो जुड़े लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जगह ठीक है जिसके नाम की है, लेकिन मस्जिद अवैध है और उसका जो निर्माण है, क्योंकि
आपने दर्शन भारती को भी सुना होगा, जो देहरादून से उत्तरकाशी आए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि प्रशासन बोल रहा है कि मस्जिद पहले से ही वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनका कहना है कि मस्जिद अभी निर्माणाधीन है, यानी कि बनाई जा रही है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं जो है हमें गुमराह भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आता हूँ, आगे आपसे और बात करेंगे। दरअसल उत्तरकाशी में हुए बवाल के बाद स्थिति तनावपूर्ण अभी भी है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं गढ़वाल आईजी के इस नगन्याल का यह कहना है कि मस्जिद निजी संपत्ति पर बनी है और वो काफी पुरानी है। बैरिकेडिंग में लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। फिर ये स्थिति है कि इनके बीच में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़े। तो बिल्कुल सामान्य स्थिति है और पूरा हमारा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से प्रस्तावित प्रोग्राम था, वहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद के संबंध में लोगों को ये था कि पहले कि ये अनधिकृत रूप से बनी हुई है, लेकिन देखा गया उसकी भूमि और इन सब चीज़ों को देखा गया तो उनकी अपनी प्राइवेट लैंड पर बनी है। सारी चीज़ें जांच इत्यादि पहले जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा किया जा चुका है, तो इस तरह की कोई बात नहीं है कि इलीगल तौर में बना हुआ, बहुत पहले से बनी हुई मस्जिद है ये। और क्योंकि प्रदर्शन करना था श्री राम सेना और के जो जितेंद्र चौहान जी है और दर्शन भारती है, तो उसके में कल अभी तक अनुमति नहीं ली गई थी पहले, फिर उनके द्वारा अनुमति ली गई, फिर रूट तय किया गया ताकि मस्जिद से अलग होकर अपना ये प्रदर्शन जो भी है प्रोसेसन है वो कर सके। तो आईजी गढ़वाल को आपने सुना, उनका यह कहना कि ये इलीगल नहीं है, प्राइवेट जमीन पर ही बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन बने हुए थे, इस खबर पर पूरी जानकारी आप तक उन्होंने पहुंचाई। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदूषण पर स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी है चिट्ठी। प्रदूषण को लेकर लोगों को जागरूक करें, ये इसमें कहा गया है। प्रदूषण से होने वाली बीमारियों पर नजर रखें। इसके अलावा पराली कूड़ा जलाने पर रोक लगे, आतिशबाजी कम हो इसका भी ध्यान रखा जाए। और यह भी ताकीद की गई है कि डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कम से कम करें। निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें। जिन्हें बीमारी का खतरा वो बाहर ना निकलें। बाहर खेलने, व्यायाम पर रोक लगाई जाए। इन तमाम बातों का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। आतिशबाजी कम हो इसका भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाकायदा ये चिट्ठी लिखी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। इसमें कुछ दिशा निर्देश हैं, कुछ बातें ऐसी जिनके बारे में कहा गया है कि आप लोगों को भी जागरूक करें। दरअसल जिस तरीके के हालात इस वक्त बन जाते हैं, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में दम घोंटू हवा हो जाती है, लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। दिल्ली तो खास तौर पर बिल्कुल गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। इसी के मद्देनजर यह अपील की गई है, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। पराली और कूड़ा जलाने पर रोक लगे, ये राज्य सरकारें सुनिश्चित करें। आतिशबाजी भी कम हो इसका भी ध्यान रखा जाए। और इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि लोग भी जागृत हों। निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। जिन्हें बीमारी का खतरा है वो बाहर ना निकलें, ये अपील भी की गई है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जिस दिशा में सरकार को भी काम करना पड़ेगा। खासतौर पर जब ये कहा जाता है कि निजी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दें। ये काम सरकार का है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उस तरीके से आसान बनाया जाए कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करना शुरू करे। मेरे साथ मदिहा हमारी सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ मौजूद है। मदिहा, ये जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका और क्या मतलब निकाला जाए, क्या खबर और है आपके पास? देखिए बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि प्रदूषण अब एक बड़ी समस्या बन रहा है बिहार में नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी, इसीलिए मंत्रालय अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और मंत्रालय की तरफ से जो चिट्ठी है ये बहुत अहम है। अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है, दिवाली नजदीक में है, और उसके अलावा क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जब की शुरुआत होती है कि इस मौसम में जो हवा की रफ्तार है वो हो जाती है, जिस वजह से जो PM 2.5 जो हवा की गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और एयर क्वालिटी इस वक्त है सभी जगह बहुत ज्यादा खराब है, जिसको लेकर मंत्रालय की तरफ से जो चिट्ठी है इसमें काफी सारी बातें सभी राज्यों के लिए लिखी गई है। ये कहा गया है अब जो है लोगों के बीच अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोग जागरूक करें इसके बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीमारियां प्रदूषण से जुड़ी हुई होती हैं उस पर खास निगरानी करने की जरूरत है, यानी कि निगरानी करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर नजर बना के रखें सभी राज्य। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ अहम पॉइंट्स जो है वो मंत्रालय
में अपनी मेंशन किए हैं, जिसमें तो ये भी है कि पराली और जो कूड़ा है वो सकें, डीजल जनरेटर का उपयोग जो है वो कम करें, और इसके साथ जो नहीं, ये सारी चीजें मदीहा दरअसल अपील के तौर पर हैं, लेकिन इसमें खास बात और भी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए। तो इस दिशा में सरकार को भी प्रयास करना पड़ेगा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इतने सुगम्य हो, आसान हो लोगों के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बिहार से है। बिहार सरकार से पशुपति कुमार पारस को झटका लगा के पटना में पशुपति पारस को खाली करना पड़ेगा बंगला। ये बड़ी जानकारी, 7 दिन के अंदर कहा जा रहा है पशुपति पारस को अपना बंगला छोड़ना पड़ेगा। बंगला नहीं छोड़ने पर जबरन खाली करवाया जाएगा, यह भी कहा जा रहा है। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने अल्टीमेटम उनको दे दिया है और पटना के एक व्हीलर रोड पर उनका सरकारी बंगला है। अब उनको यह कहा जा रहा है कि सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा, उसको खाली करना पड़ेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं पशुपति पारस, जिनको बड़ा झटका लगता हुआ ये बड़ी खबर। वन व्हीलर रोड आवास है जो कि राष्ट्रीय लोजपा को आवंटित था और अब इसे खाली कराने का जो अल्टीमेटम है वो दे दिया गया है। कनीय अभियंता है भवन निर्माण विभाग के, आप लोगों ने नोटिस चिपकाया, नोटिस हट गया यहाँ से? हाँ, तो उनका स्टाफ है, स्टाफ हटा दिए। क्या था नोटिस में? 1 सप्ताह के अंतर्गत आवास को खाली कर देना है, नहीं तो आपको बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा, यही नोटिस थी। तो इन लोगों ने कहा कि हम कोर्ट गए थे, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया है, सूचना दिए हैं। नोटिस कोर्ट में जो सूचना दिए हैं उस सब जगह वो सूचना भेजे हैं, हम लोग को भी मिला था, लेकिन स्टे ऑर्डर नहीं है। तो सरकार के निर्देश के आलोक में इनको खाली करना है, नहीं खाली किया जाएगा तो 1 सप्ताह के अधीन हम लोग मौका दिए हैं, 1 सप्ताह में कर दिया, नहीं तो बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि क्या नोटिस जो आपने चिपकाया वो हटा दिया गया, तो आपने क्या जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको उनको भी नोटिस भेजा है? नोटिस तो हम लोग देने के लिए गए थे, नोटिस लिए नहीं, नोटिस नहीं लिए तो हम लोग चिपका दिए, सूचना कर दिए। नोटिस नहीं लिए हैं तो नोटिस चिपका दिए हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोजपा का जो कार्यालय है यहीं पर नोटिस चिपकाया गया था। जो कनीय अभियंता हैं भवन निर्माण विभाग के, उन्होंने कहा कि नोटिस को उनके लोगों ने फाड़ दिया है। हालांकि अब जो नोटिस आया है उस नोटिस के तहत अगले 1 हफ्ते में जो राष्ट्रीय लोजपा का ये दफ्तर है इसे खाली कर देना है। अगर खाली नहीं किया जाता तो फिर भवन निर्माण विभाग इसे बलपूर्वक खाली करवाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई पर कई मामले दर्ज हैं और एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल है अनमोल बिश्नोई। ये बड़ी जानकारी देखिए, अनमोल बिश्नोई को लेकर सामने आ रही, लॉरेंस का भाई है। एनआईए का शिकंजा कसता हुआ अब दिखाई दे रहा है। 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है अनमोल बिश्नोई पर। कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं। एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी ये शामिल हो चुका है। ये बड़ी खबर, अनमोल बिश्नोई जिस तरीके से नाम लगातार सामने आता रहा, अभी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर भी ये कहा गया कि इसमें भी इसके शामिल होने की खबर है। हालांकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अनमोल बिश्नोई पर एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है अनमोल बिश्नोई के ऊपर। कई मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी ये शामिल हो चुका है एनआईए के। ये बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई का ये भाई है अनमोल बिश्नोई। देखिए, लॉरेंस का नाम, अनमोल का काम क्या है वो भी आपको हम जरा बताएं। देखिए, अनमोल लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, ये आप जानते हैं। लॉरेंस जेल में है इस वक्त और अनमोल उसके गैंग को चलाता है इस वक्त। सलमान के घर फायरिंग का आरोप है अनमोल बिश्नोई पर और साथ ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसका नाम सामने आया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया और अब शिकंजा कसता हुआ एनआईए का दिखाई दे रहा है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यह शामिल हो चुका है अनमोल बिश्नोई। 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है एनआईए की ओर से। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। हत्या के आरोपियों से संपर्क में था अनमोल, ये कहा गया। वो अनमोल जो है वो गाइड कर रहा था, उनको बता रहा था कैसे क्या करना है। हत्या के आरोपियों को निर्देशित कर रहा था, वो निर्देश दे रहा था अनमोल बिश्नोई। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और लॉरेंस का जो गैंग है उसको अनमोल बिश्नोई ही चलाता है, ये कहा जा रहा है। अब एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है
और वांटेड की लिस्ट में एनआईए के शामिल हो चुका है अनमोल बिश्नोई। देखिए आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए हैं। उन्हें अजित गुट की ओर से बांद्रा पूर्व विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या से जुड़ी कई बड़ी बातों का जिक्र किया। जिशान सिद्दीकी ने कहा कि मेरे पिता लोगों की भलाई के लिए लड़ रहे थे, लोगों के घरों के लिए वो लड़ रहे थे, उन लोगों को ये रास नहीं आया। जिशान ने यह भी खुलासा किया कि हम दोनों ही अपराधियों के निशाने पर थे और जिशान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा। ने एक ट्वीट किया था कि लोगों के घर के लिए, लोगों के लिए आपके पिताजी ने जान गंवा दी। देखिए, मेरे पिताजी ने जो खोया है, हमने जो खोया है, वो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ। ये सब इलेक्शन, राजनीति सब अलग है, मगर हमने अपने घर का ताज खोया है और वो कभी उसकी भरपाई तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगी। मगर मेरी घर पे मेरी माँ है, मेरी बहन है और हमारे जो मुखिया थे मेरे पिताजी, रहेंगे हमेशा हमारे लिए। उनके लिए न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। मुंबई पुलिस को हमने जो कहा, जो हमें लगता है एक परिवार की तरफ से, हमने उन सबको ये एंगल्स कहा है कि क्या हमें लगता है, जैसे आपने भी कहा, और कि हमने हमेशा पिताजी के साथ ज़मीनी लड़ाई लड़ी है। ये नहीं देखा है कि कौन सामने है, लोगों के घरों के लिए लड़े हैं, लोगों के राइट्स के लिए लड़े, उनके हक के लिए लड़े हैं। और शायद से कोई लोगों को ये चीज़ पसंद ना आई हो और उन्होंने ये भी सुनने में आ रहा है कि वो दोनों को मारना चाहते थे, मगर मेरे पिताजी ने जाते जाते भी मुझे रक्षा की और मुझे बचा के गए। तो एक कारण होगा कि उनको, मेरी रगों में भी उनका खून ही है और मेरे पिताजी ने मेरी परवरिश ऐसी की है कि कभी भी कोई चीज़ को मैं छोड़ के भागूंगा नहीं, लड़ूंगा और उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करके रहूंगा। और जो लड़ाई वो लड़ रहे थे लोगों के लिए, गरीबों के लिए, उनके हक के लिए, घरों के लिए, वो मैं ज़रूर लड़ते रहूंगा, आखिरी दम तक ज़रूर लड़ते रहूंगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।